उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इससे पहले के सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे और आप लोगों को पसंद भी आए होंगे और ये आपके काम के होंगे। बात यहाँ पे पढ़ाई की है तो इसमें पसंद और नापसंद थोड़ा सा कम मैटर करता है। हमारे काम की कोई चीज़ कितनी है जो हमारा कैरियर बना सकती है, ये अधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह से आप लोग वीडियो देखते रहिए और फिजिक्स को आसान बनाने की राह पे चल निकलें। तो हम लोग जो है आज का टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो जो कि काफ़ी बड़ा होता है। डे 4 है हमारे 45 दिनों के क्रैश कोर्स का और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। कोशिश की जाएगी कि ये आज के डेट में कवर हो जाए और अगर जो है बड़ा वीडियो हो जाता है तो इसको हम थोड़ा सा रोक देंगे और कल वाले वीडियो में डालेंगे। और हाँ, आपको ये बात और बताना जरूरी है कि कल वाले वीडियो में बहुत सारे सवाल आपको यहाँ पे लिखे हुए दिखेंगे। उनको यूज़ आप ऐसे करें कि आप जो है पहले उन सवालों को आप जो है जो देख करके आप उसको जो है लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए आप कितना लगा पाते हैं और सवाल जो है विद आंसर यहाँ पे दे दिया जाएगा और उसके बाद में अगले ही शॉट में आपको उसका सोल्यूशन दिखाई पड़ेगा। तो आप देखें कि आपकी अप्रोच कितनी बनी है और अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। कल के वीडियो में इन बहुत जो पिछले टॉपिक हैं उनके सवालों का डिस्कशन किया जाएगा। शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे फोर्स के बारे में। फोर्स जो है वो पुश या पुल होता है। इज दैट पुश और पुल विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। कीप इट इन माइंड, ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। चेंज कर ही नहीं देता है। किसी भारी बड़ी बिल्डिंग में ताजमहल पे जाकर के हम फोर्स लगाना शुरू करें तो हम जो है ताजमहल की पोजीशन को बदल नहीं पाएंगे। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि हमने अभी उसके इनर्शिया को ओवरकम करने लायक फोर्स नहीं लगाया है। फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है और एक न्यूटन में 10 की पावर 5 टाइम होता है। एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग्स होता है। अर्ग्स इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम। 1 kWh, कीप इट इन माइंड, kWh ये यूनिट एनर्जी का है, पावर का नहीं है। और 1 किलोवाट में 1000 वाट हो जाएंगे और यहाँ पे 3600 सेकेंड हो जाएंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो जाएगा। और एक यहाँ पे एक टर्म कभी कभी आता है जे, 4.2 जूल पर कैलोरी होता है ये। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -16 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर हैं। 1 केजी वेट बराबर होता है जी न्यूटन और 1 ग्राम वेट बराबर होता है 980 टाइम। ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर हैं जो कि हमें पता नहीं होते हैं तो सवाल को हम कठिन बना करके बैठ जाते हैं। ये आपने देख लिया। आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का कोई एग्जाम्पल नहीं होता। ये सिर्फ हमारे मानने के ऊपर होता है कि हमने अपने सिस्टम में माना किसे हुआ है। मान लिया जाए कि एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, एक बॉडी सी है। अब पूछा जाए हमने हमारे सिस्टम में सिर्फ ए ही है तो बी जो ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, जो सी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स एक्सटर्नल हो जाएगा। अगर हमारे सिस्टम में ए और बी दोनों हैं तो ए और बी जो आपस में फोर्स लगाएंगे वो फोर्स इंटरनल हो जाएगा और सी जो लगाएगा ए और बी पे या ए और बी मिल करके जो सी पे लगाएंगे फोर्सेस, वो फोर्स एक्सटर्नल हो जाएगा। और अगर हमारे सिस्टम में ये तीन के तीनों शामिल हो जाते हैं तो अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये आपस में जो भी फोर्स लगाएंगे वो इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। अगली बात आती है यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स के बारे में। तो जब भी कभी हम इसको ऐसे हमने बोर्ड से इसको छुआ हुआ है तो जो ये फोर्स ये डस्टर बोर्ड पे और बोर्ड डस्टर पे लगा रहा है, ये फोर्स कांटेक्ट फोर्स हो गया। कभी आपने देखा होगा कि दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे के पास में लाते हैं तो बगैर टच कराए हुए ही हम देखते हैं कि ये एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे हैं।
इसलिए यहाँ पे ये फोर्स कैसा हो गया, कहेंगे यहाँ पे कि किसी कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। और एक बात यहाँ पे बच्चों आपको बताया जाएगा, जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो न्यूक्लियर है और इलेक्ट्रिकल है और मैग्नेटिक है और ग्रेविटेशनल है। ये स्ट्रांग से वीक की तरफ को है, ये स्ट्रांगेस्ट है और ये वीकेस्ट है, ऐसे है। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रांगेस्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। अगर इसको मैं वैल्यू दे दूं 1 है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स 10 की पावर -2 टाइम्स है, यानी कि 1/100, और ये 10 की पावर -13 है, यानी कि 1/10 की पावर 13, और ये 10 की पावर -38 है, यानी कि ये बहुत ही कमजोर फोर्स है, बट इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। अब हम लोग यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला लॉ आता है, फर्स्ट लॉ आता है, दैट इज ऑल्सो नेम एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में बात समझें कि हमारे अपने पुरानी स्थिति में बने रहने की जो क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसको इनर्शिया कहते हैं। हम अपनी पूर्वावस्था में, कोई भी चीज हो वो अपनी पुरानी अवस्था में बने रहना चाहती है, इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहना चाहती है। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर वो कोई बॉडी चल रही है तो चलते रहना चाहती है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसको आप ऐसे समझें कि आप कार के पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं, ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं, और ड्राइवर ने अचानक अगर लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग घुमाया तो आप आने, अगर कुछ पकड़ा नहीं हुआ है तो आप बाध्य हो जाएंगे राइट साइड को जाने के लिए, और ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये 3 तरीके के होते हैं। और हाँ, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ध्यान रहे, ये यूनिटलेस है। सवाल अक्सर पूछ लेते हैं कि इनर्शिया का यूनिट बताइए, और अक्सर स्टूडेंट केजी कर देता है, जो कि गलत है। इनर्शिया का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। हाँ, ये मैकेनिकल नेम जो है, मैकेनिकल नेम ऑफ मास जो होता है, ये इनर्शिया होता है। मैकेनिकल नेम ऑफ मास इज इनर्शिया। ये बात हुई हमारे पास फर्स्ट लॉ की, और ये लॉ हमने बताया लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। और आगे हम लोग बात करेंगे सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ की बात करेंगे। सेकंड लॉ ये मोस्ट फंडामेंटल लॉ है, इट इज मोस्ट फंडामेंटल लॉ। मोस्ट फंडामेंटल लॉ, आप यहाँ से फर्स्ट लॉ पे भी जा सकते हैं, आप थर्ड लॉ पे भी जा सकते हैं। मोस्ट फंडामेंटल लॉ है ये, और इसका कहना ऐसे है, F बराबर m इंटू ए होता है। इसको हमें थोड़ा सा और ध्यान से सीखना चाहिए। Fx बराबर m इंटू ए एक्स, यानी कि x एक्सिस का फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा x एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन के लिए, y एक्सिस पे लगा फोर्स y एक्सिस के एक्सेलरेशन के लिए Fz बराबर m इंटू ए जेड हो जाएगा। इसी को आप m dv अपॉन dt कह सकते हैं। तो ये m dv x अपॉन dt, m dv y अपॉन dt, m dv z अपॉन dt। इस लॉ को एक्सप्लेन करने का एक और तरीका होता है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। अब जो है हम लोग बच्चों यहाँ पे देखेंगे, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो एप्लीकेशन है वो रॉकेट प्रोपल्शन पे लगता है। ध्यान रखिएगा, रॉकेट प्रोपल्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस करता है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे एक्ट करता है। और एक बात और है, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि रॉकेट साइंस है क्या ये? इसका मतलब रॉकेट साइंस जरूर कोई ऐसी साइंस है जो कि बहुत कठिन होती है। ये बात बिल्कुल सच है। रॉकेट जैसे ही सरफेस को छोड़ता है उसके नियम कानून सारे बदल जाते हैं। जितने भी हम यहाँ पे लॉज पढ़ते हैं वो सब वहाँ पे अप्लाई नहीं होते। इसीलिए एक सेंटेंस कहा जाता है कि रॉकेट साइंस पढ़ना है, ये तो काम आसान है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, रॉकेट साइंस इज लिटरली रॉकेट साइंस। तो F बराबर dp अपॉन dt और ये और लीनियर मोमेंटम जो है P बराबर mv हो गया। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट को रो का सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड को रो का फर्स्ट का डिफरेंशियल। F बराबर आप यहाँ पे देख सकते, तब है जबकि दोनों m और b दोनों के दोनों वेरिएबल है। अगर इसमें से m कांस्टेंट हो गया है तो dm अपॉन dt 0 हो जाएगा। F बराबर v dm बाई dt, ये तब है जबकि v कांस्टेंट है और m वेरिएबल है। ये वाला एक्सप्रेशन जो है रॉकेट साइंस के लिए, रॉकेट प्रोपल्शन के लिए जो है अप्लाई हो जाता है। v dm बाई dt फोर्स से ऊपर को उठाया जा रहा है इसे, और इसका वेट mg नीचे को लग रहा है। तो इस समय नेट फोर्स कितना आएगा? कहेंगे v dm बाई dt माइनस mg, और m से डिवाइड कर दिया जाए तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन। और ये इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी है। जब तक रॉकेट ग्रेविटी के अंडर में है तब तक ये सारी चीजें लगेंगी, और जैसे ही ये ग्रेविटी से बाहर होगा ये सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे जो जी वाले हैं ये सब हट जाएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पे जो ये m लगा हुआ है ये इंस्टेंटेनियस मास है। अगर स्टार्ट जब किया गया है रॉकेट को तो उस समय जो उसका टोटल मास था वही उसका इंस्टेंटेनियस मास होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद की बात की गई है तो इसका मास बदल चुका है। ये इंस्टेंटेनियस मास अपने ओरिजिनल मास से कम हो चुका है, और वो हमें हमेशा हर क्षण पे कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये dm बाई dt बहुत बड़ा टर्म होता है। 20 kg पर सेकेंड, 10 kg पर सेकेंड, 50 kg पर सेकेंड की रफ्तार से फ्यूल बर्न आउट होता है। तो हर सेकेंड में अगर मान लिया जाए कि 50 kg जो है फ्यूल बर्न हो जा रहा है, तो 10 सेकेंड के बाद अगर फोर्स पूछा गया है तो यहाँ पे जो मास आएगा वो तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। 50 kg पर सेकेंड के रफ्तार से फ्यूल चल रहा है, 10 सेकेंड के बाद पूछा गया तो 500 ये हो गया। मान लिया जाए कि रॉकेट का टोटल मास था 5000 kg, तो आपका इस समय रॉकेट का मास हो गया है 4500 kg, न कि 5000 kg। ये बातें हुई हमारे किसके बारे में? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो है ये एक तरीका है इस सवाल बनने का, इसलिए ये बात आपको यहाँ पे बताई गई। यहाँ पे रॉकेट वाला पार्ट था, इसको हमने यहीं पे कवर कर लिया है। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। यहाँ पे F बराबर dp अपॉन dt है। ये एक हमारे पास दीवार है, 100% स्मूथ है और रिफ्लेक्टिंग है। अब ये इन शब्दों के मायने भी समझ लें। स्मूथ का मतलब हो गया कि अगर जब ये बॉल यहाँ पे पड़ेगा तो स्मूथ अगर है तो जितने एंगल पे ये इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल पे ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस में भी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर ये रिफ्लेक्टिंग है 100%, तो जितना मोमेंटम आया है उतना ही मोमेंटम ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर ये 80% रिफ्लेक्टिंग होता तो आता 100 यूनिट और जाता 80 यूनिट। अब इस mv के थीटा के सहारे, लास्ट वीडियो में हमने आपको जो है वेक्टर पढ़ाया था, वेक्टर में हमने आपको रिजोल्यूशन बताया था। अगर कहीं पे जरा सी भी गड़बड़ी लग रही हो, कमजोरी लग रही हो, तो जाकर जो है उस वाले वीडियो को देखेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे आएंगे। mv का इधर को रिजोल्व पार्ट आएगा mv cos थीटा, इधर को आएगा mv sin थीटा। ये mv का इधर को mv cos थीटा, इधर को mv sin थीटा। ध्यान से देखें, ये अभी पहले भी नेगेटिव y एक्सिस पे था, ये अभी भी नेगेटिव y एक्सिस पे है। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग द वॉल की बात करेंगे तो mv sin थीटा, ध्यान से देखें, माइनस जे कैप, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस पे है, माइनस mv sin थीटा अगेन माइनस जे कैप, ये 0 हो गया। यानी कि ये दीवार के अलोंग कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। परपेंडिकुलर टू वॉल पे आएंगे, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस इज फाइनल एंड दिस इज इनिशियल। लुक एट दिस कि ये जो फाइनल मोमेंटम है इट इज पॉइंटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे लगने वाला है -1 आई कैप, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पे पॉजिटिव आई कैप, और नेट चेंज मोमेंटम माइनस का 2mv cos थीटा आई कैप। अगर ये dt टाइम तक के ये कांटेक्ट हुआ है बॉल का और वॉल का, तो ये फोर्स लगा है दीवार के ऊपर जो कि परपेंडिकुलर टू द वॉल है। एक और एग्जांपल में आएंगे।
ये डिस्क है जिसका कि मास कैपिटल एम है, इसका वेट mg हो जाएगा जो कि नीचे को लगेगा। और कहा सवाल ये गया है कि नीचे से बुलेट्स फायर की जा रही हैं एंड ईच बुलेट इज हैविंग मास m और इसकी वेलोसिटी v है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि n नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड है, कितनी फायर करनी पड़ेगी कि इस डिस्क को हम हवा में ही रोक सकें। तो ऊपर से बैलेंस कराने वाला जो फोर्स है वो उसका डिस्क का वेट है, दैट इज mg पॉइंटिंग डाउन। चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, और जो जिसको कि आप फोर्स भी कह सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे सर जो है mv। अगर ये 100% रिफ्लेक्टिंग होगा तो mv मोमेंटम जाएगा और mv मोमेंटम लौटेगा, तो ये यहाँ पे 2mv मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और अगर 1 सेकंड में आप n बुलेट्स फायर कर रहे हो तो यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा 2nmv। 2nmv बराबर mg हो जाएगा और n बराबर mg अपॉन 2mv हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड जो कि फायर करनी होगी। और अगर ये 100% एब्जॉर्बिंग होगा तो यहाँ अब आप जानेंगे अबाउट इम्पल्स। इम्पल्स जो है चेंज इन मोमेंटम का ही एक पार्ट है। देख सकते हैं बराबर dp अपॉन dt है, तो dp बराबर f dt हो जाएगा। और यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर dt टेंड करे जीरो को, ध्यान रखें इक्वल टू जीरो नहीं, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो ये जो dp था इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इम्पल्स, यानी कि फोर्स इनटू वेरी ब्रीफ टाइम इंटरवल बराबर आएगा। इम्पल्स यूनिट न्यूटन इनटू सेकंड हो जाएगा। ध्यान रहे इसका नेचर वेक्टर होगा और डायरेक्शन वही होगा जो कि फोर्स का होता है। आए यहाँ पे जो है दो बातें और बताएंगे आपको, मोमेंटम कर्व और टाइम कर्व, मोमेंटम टाइम कर्व के बारे में। ये मोमेंटम हो गया, ये टाइम हो गया। यहाँ पे ये कर्व ऐसा आया है, एक पॉइंट पे हमने रख करके टैंजेंट खींचा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। इसका अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप हम जानते हैं tan थीटा होता है, तो tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये dp अपॉन dt हो रहा है और ये हमें देने वाला है अबाउट फोर्स। आगे आ जाएं, दूसरी बात यहाँ इसके बारे में सीखेंगे। ये फोर्स है और ये टाइम एक्सिस हो गई। ये कोई कर्व है, ये सराउंडेड एरिया हमने यहाँ पे निकालना है। तो ये एरिया आप देख सकते हो कि हर हाल में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वाली फिजिकल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से ही आएगा। तो f इंटू डी टी बराबर dp हो जाएगा। इसमें कोई खास बात नहीं है, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। खास बात यह है कि अगर ये शेडेड एरिया अगर आपने निकाला है विच इज स्टैंडिंग फॉर वेरी ब्रीफ टाइम इंटरवल, तो ये इसको चेंज इन मोमेंटम नहीं कहेंगे, इसको आप इम्पल्स कहें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इम्पल्स लगता ही तभी है जबकि बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए फोर्स लगाया गया है। जैसे कि कैरम बोर्ड खेलते समय स्ट्राइकर जो फोर्स लगाता है, लॉन टेनिस खेलते समय या बैडमिंटन खेलते समय जो कांटेक्ट होता है शटलकॉक का और रैकेट का, तो ये बहुत कम समय के लिए होता है। बैट और बॉल का बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट होता है। ये सारे एग्जांपल इम्पल्स के। थर्ड लॉ के बारे में जानेंगे हम लोग। इसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ के भी नाम से जानते हैं। कहते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फिगर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ए और बी दो बॉडी हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स में है, मैंने ऐसा कुछ शुरुआत में बताया था। कॉन्टैक्ट फोर्स भी होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल फोर्सेस भी बोलते हैं। जब कॉन्टैक्ट में रखा गया तो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया है और बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ध्यान से देखें तो इनको बराबर करने की कोशिश की गई है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं, अपोजिट वेक्टर हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाया गया है। यहाँ पे जो मुद्दे की बातें हैं जरा हमको समझ लेंगे कि फोर्स कभी भी सिंगल्टन सेट में नहीं पाया जाता है। ये भी इनका कहना था, फोर्स हमेशा पेयर में पाया जाएगा, क्योंकि जब भी कभी कोई एक फोर्स लगेगा उसका रिएक्शन जरूर आएगा। एक और बात यहाँ पे समझेंगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि ये एक कोई टेबल है, इसके ऊपर मैंने ला करके एक बुक रख दी है और उसमें से कौन सा जो फोर्स है बुक ने जो लगाया है टेबल पे वो एक्शन है, या जो टेबल ने लगाया है बुक के ऊपर वो एक्शन है। अगर एक एक्शन होगा तो दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बार जब मैं क्लास में सवाल पूछता हूँ तो आंसर आता है कि बुक ने जो लगाया है टेबल पे वो एक्शन है और जो टेबल ने लगाया है बुक पे वो रिएक्शन है। सबसे जबकि सच्चाई बात यह है कि एक्शन और रिएक्शन को कभी भी आप अलग अलग नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमने बुक को रखा है टेबल के ऊपर,
ऐसा भी तो हम सोच सकते हैं ना कि टेबल इंतजार कर रही हो बुक का कि आओ हमारे ऊपर रखो और हम तुम्हारे ऊपर एक्शन लगाते हैं। तो इस तरीके से कभी भी एक्शन और रिएक्शन को सेपरेटली डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है। और हम लोग सीखेंगे बच्चों यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में और फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। स्ट्रिंग वो एक ऐसा डिवाइस हो गया जो कि कनेक्टेड मास सिस्टम प्रॉब्लम बनाने के काम आता है। एक बड़ा सेंटेंस हो गया, कनेक्टेड मास सिस्टम प्रॉब्लम। मान लिया जाए कि ये हमारे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर मैंने एक ऐसे फोर्स लगाया तो सिर्फ ये फोर्स हो गया, ये मास बॉडी का मास हो गया। एक्सेलरेशन निकालना हो निकाल सकते हैं, F/m। टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v बराबर u प्लस at, कितना दूर चल जाएगा, s बराबर हाफ at स्क्वायर, कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, कितना वर्क हो जाएगा हमने जो फोर्स लगाया था इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। बट हम चाहते ये हैं कि जब ये चले तो इसके साथ में कोई और भी बॉडीज चले या कम से कम एक बॉडी और चले। तो यहाँ पे इस बॉडी और दूसरी बॉडी के बीच में एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि इन दोनों को कनेक्ट भी करे और अपनी प्रेजेंस सवाल में दर्ज ना कराए, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है कनेक्ट करने के काम आए। इसको हम नाम देते हैं स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के अंदर होती हैं दो तरीके की क्वालिटी। एक होता है ये होना चाहिए मासलेस, मासलेस होनी चाहिए, और होनी चाहिए इनएक्सटेंसिबल। इन दोनों के बातें समझ लें। मासलेस अगर ये होता है तो टेंशन हर जगह पे यूनिफॉर्म हो जाता है। स्ट्रिंग के हर जगह पे टेंशन की वैल्यू हो जाएगी यूनिफॉर्म। टेंशन के लिए वहां पे बात आपको और बता दें कि टेंशन क्रिएट करने के लिए होने चाहिए कम से कम दो फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड हो बराबर और जिनकी डायरेक्शन हो अपोजिट, तभी टेंशन क्रिएट होता है। दूसरी अहम बात समझ लें, डायरेक्शन ऑफ टेंशन विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द सिस्टम कंसीडर्ड। ये बात जब तक कि आप 2-3 बार अपने आप को नहीं समझाओगे बात आपको समझ नहीं आएगी। आप हमेशा अवे, अपोजिट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे और गलती करते रहेंगे। डायरेक्शन ऑफ टेंशन विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द सिस्टम कंसीडर्ड। जिसको मैंने अपना सिस्टम बनाया है उससे दूर जाते हुए डायरेक्शन ऑफ टेंशन होता है। अगर ये स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कांस्टेंट। एक्सेलरेशन वेक्टर की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर कोई एक बॉडी इधर को रखी है दूसरी बॉडी इधर को है तो ये नीचे को आएगी, ये राइट को चलेगी, डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा, वेक्टर डिफरेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन सेम नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो एक बार फिर से हो जाए बच्चों, स्ट्रिंग के अंदर दो क्वालिटीज होनी चाहिए, एक मासलेस और एक इनएक्सटेंसिबल। मासलेस होने से टेंशन यूनिफॉर्म हो जाएगा और इनएक्सटेंसिबल होने से एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा पूरे सिस्टम का। अब बात अगली आएगी यहाँ पे, और वो है फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। फ्री बॉडी डायग्राम का सेंस ये होता है कि जब भी कभी हमको मैकेनिक्स में कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम मिलती है तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो है वो एज अ स्टैक नहीं बन सकती है। अचानक कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अगर कॉम्प्लिकेटेड बनी है तो वो एक स्टेप में बनेगी। पहले एक ब्लॉक रखा जाएगा, फिर दूसरा रखा जाएगा, तीसरा रखा जाएगा, कहीं पे सरफेस स्मूथ होगा, कहीं पे सरफेस रफ होगा, वगैरह वगैरह। तो ये जिस क्रम में ये सब आए हैं उसी क्रम में जो है उल्टा करके जो है सवाल को हम कंसीडर करना शुरू कर दें। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को नाम देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें हम करते क्या हैं, अपनी उस पूरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में से जो है कुछ पार्ट निकालते हैं अलग और उसको कंसीडर करते हैं कि ये बिल्कुल आइसोलेट है, और इसके ऊपर लगने वाले, ध्यान दें, इसके ऊपर लगने वाले इसके द्वारा नहीं, ऑल कंसीडर ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी नॉट बाय द बॉडी। तो एक और बात, अगर कभी न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा हो, एक्शन रिएक्शन लग रहा हो, तो एक समय पे या तो एक्शन कंसीडर करें या रिएक्शन कंसीडर करें, क्योंकि दोनों अगर कंसीडर कर दिए तो नेट वैल्यू 0 हो जाने वाली है, न एक्शन पता लगेगा न रिएक्शन पता लगेगा। कुछ उदाहरण से भी इसको समझेंगे कि ये हमारे पास ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, पूछा जाए इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं और किधर किधर लग रहे हैं। ऐसा जो है, एक तो ये mg लग रहा है नीचे को, इसको क्या नाम दें, कहीं इसको नाम दीजिए ग्रेविटेशनल पुल। जब तक के उस एजेंट का नाम नहीं पता लगेगा तब तक गलती होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी।
दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इसको नाम दिया ग्रेविटेशनल पुल। और ये नॉर्मल रिएक्शन है विच इज अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द बॉडी। अगर ये सिस्टम रेस्ट में है तो ये N बराबर mg हो जाएगा जैसा कि लिखा हुआ है। और अगर यही सिस्टम नीचे को चल रहा होता तो इक्वेशन बनती क्या, mg माइनस n बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यही सिस्टम अगर ऊपर जा रहा होता तो n माइनस mg बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ आ जाए दूसरे एग्जाम्पल से फ्री बॉडी डायग्राम को जरा समझा जाए। यहाँ पे ये एक वर्टिकल वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे सरफेस है, कांटेक्ट में रखा हुआ है। कितने फोर्सेस लगेंगे, कहेंगे एक तो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के द्वारा लगाया गया नॉर्मल रिएक्शन, एक वर्टिकल सरफेस के द्वारा लगाया गया नॉर्मल रिएक्शन। आ जाए यहाँ पे, इसको तीसरे एग्जांपल से समझें। ये स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक हो गया, इसका मास m है तो वेट mg विच इज एक्टिंग डाउन एंड अप्लाइड बाय अर्थ ऑन द बॉडी। ये टेंशन कौन लगा रहा है, कहेंगे ये जो सीलिंग है ये लगा रहा है। क्या प्रमाण है इस बात का कि ये सीलिंग लगा रहा है, इसका प्रमाण चाहिए तो इस स्ट्रिंग को कट कर दो, टेंशन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे अगर रुका हुआ है तो T बराबर mg हो जाएगा। अगर यही सिस्टम ऊपर को जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन से तो इक्वेशन बन जाएगी T माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a। ये अगर नीचे जा रहा है तो mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू a। और एग्जाम्पल से फ्री बॉडी डायग्राम समझेंगे। ए बी और सी ये तीन ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। एक एक करके इनको जो है यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ए ब्लॉक को हमने अलग निकाला, मेंटली मैंने इसको जो है डिटैच कर लिया। कितने फोर्सेस लगेंगे, कहेंगे एक तो ए के ऊपर लगेगा जो बी लगाएगा ऊपर की तरफ को, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे की तरफ को ग्रेविटेशनल पुल। कोई सिस्टम चल नहीं रहा है तो Na बराबर m1g। बी को कंसीडर करते हैं अगर, तो बी के ऊपर लगने वाला फोर्स जो एक तो लगाएगा सी जो कि नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में, एक लगाएगा इसके ऊपर ए वाला ऊपर से। जब मौका था बी का तो बी ने जितना लगाया था, अब मौका है ए के पास तो ए वाला मौका अपना मौका चुकेगा नहीं, N1 नीचे लगाएगा। और सी ने लगाया हुआ है N2 ऊपर के ऊपर, कहीं कोई सिस्टम में मोशन नहीं, तो N2 बराबर ऊपर का फोर्स बराबर N1 प्लस N2g। सी को कंसीडर करेंगे तो सी के ऊपर ये सरफेस ने लगाया हुआ है फोर्स N3 ऊपर की तरफ को, ऊपर से नीचे को आ रहा है जो कि लगाएगा बी N2, ये ग्रेविटेशनल पुल, और N3 बराबर N2 प्लस M3g। ये हुई बात फ्री बॉडी डायग्राम की। इसी क्रम में अगर आप सवाल को लगाते चले जाते हैं तो मैकेनिक्स की प्रॉब्लम कभी भी कोई कठिन होती ही नहीं है। कल मैंने जो है आप लोग बताया कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है मैं कल जो है डिस्कस करूंगा। पहले यहाँ पे आपको लिखा हुआ सवाल मिल जाएगा, आप उसको देख लें और देखने के बाद सवाल सॉल्व करने की कोशिश करें, देखें कि कितना कर पाए नहीं कर पाए। तुरंत ही आपको, और वहीं पे उसको जो है वीडियो को आप जो है पॉज कर दें, अपना सवाल लगाएं, क्योंकि अगले ही आपको सीन में उसका सोल्यूशन दिखने वाला है। तो यहाँ पे आपको अपने आप के प्रति ईमानदारी जरूर शो करनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी जज करने वाला और नहीं है, आपको अपने खुद ही जज बनना होगा। ध्यान रहे, ये काम कर होगा। अब हम लोग बच्चों सीखेंगे यहाँ पे अपेरेंट वेट इन ए लिफ्ट। लिफ्ट में देखा जाए केस फर्स्ट है, जहाँ पे लिफ्ट कहा जा रहा है कि ये रुकी हुई है, रेस्ट में है, या अगर चल भी रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से। दोनों ही स्कीमों का मतलब होता है कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन n हो गया, ये वेट mg हो गया, और यहाँ पे सिंपल n बराबर mg। इस समय आदमी को अपना वेट जितना है एक्चुअल उतना ही पढ़ने को मिलेगा। ये डबल एरो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो कि ऊपर की तरफ को दिखा रहा है, mg नीचे को, n ऊपर को। बैलेंस कर दिया है इक्वेशंस, तो n ऊपर को है, ma नॉट ऊपर को है, तो ये mg हो गया, और n बराबर mg माइनस a नॉट। ध्यान रहे यहाँ पे एक बात अच्छे से कि ये तब तक के लिए वैलिड है जब तक के लिए g की वैल्यू a नॉट से ज्यादा है। अगर कहीं यहाँ सोच के देखिए कि g बराबर a नॉट हो जाएगा, या कह लीजिए कि a नॉट बराबर g हो जाएगा, तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी और इस आदमी का कांटेक्ट यहाँ से छूट जाएगा, जो कि फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में होता है। लिफ्ट का जब केबल कटता है तो ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से डेथ बहुत बाद में होती है, बहुत बाद में, क्योंकि फेफड़ों में इतनी ऑक्सीजन होती है कि आदमी 15-17 मिनट 20 मिनट तक के जो है जिंदा रह सकता है।
मैक्सिमम डेथ जो होती है, जो आदमी का हेड जो है जाकर के ऊपर लिफ्ट से टकरा जाता है, क्योंकि ये फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट का मतलब हो गया जिस एक्सेलरेशन से गिर रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कांटेक्ट जहां से टूट जाता है और हेड जाकर के ऊपर छत पे लड़ जाता है। ये तभी तक के लिए वैलिड है जबकि जी की वैल्यू ए नॉट से ज्यादा है। जैसे ही कांटेक्ट छूटेगा एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये लिफ्ट नीचे को आ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ये हो जाएगा और इस समय आदमी को अपना बढ़ा हुआ वेट का एहसास होगा। मान लीजिए ये ट्रॉली है और ट्रॉली जो है सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो सर्कुलर मोशन के लिए हम जानते हैं सेंट्रीपिटल लगता है या सेंट्रीफ्यूगल लगता है। डे 1 के लेक्चर में पहले वाले पार्ट में, बिल्कुल पहले वाले पार्ट में ये बात मैंने सिखाई हुई है, जहाँ पे मैंने फ्रेम सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा mg नीचे को mv² हॉरिजॉन्टल, दो के दो फोर्सेस हो गए हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और ये बात मैंने वेक्टर वाले टॉपिक में सिखाया हुआ है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट में p² प्लस q²। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों यहाँ पे कनेक्टेड मोशन वाली प्रॉब्लम्स का डिस्कशन। एग्जाम्पल है, यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, मासेस m1 और m2, और एक पूरे सिस्टम को F फोर्स लगा करके पुश किया जा रहा है। तो पहला सवाल पूछते हैं कि बताइए कि कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा। ये बात हम जानते हैं कि जितना डिस्प्लेसमेंट ए में होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट बी में होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी सेम हो जाएगा। इस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी सेम हो जाएगा, जिसको कि हम कॉमन एक्सेलरेशन कह रहे हैं। ए वाले को अगर हम यहाँ पे अपना सिस्टम बनाएं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लगने वाले फोर्सेस कितने होंगे। एक तो ये सरफेस ने लगाया हुआ है Na नॉर्मल रिएक्शन, m1g ग्रेविटेशनल पुल, F एक्सटर्नल एजेंट ने, और ये कैपिटल R B ने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, जबकि हम जानते हैं कि डबल एरो ये लग रहा है, तो F माइनस R बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, R निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। R बराबर F माइनस m1 A नॉट। बी का अगर हम FBD बनाएंगे, FBD का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये NB लग गया है जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, M2G नीचे लगेगा, और ये R हो गया और इधर को कोई मोशन हो नहीं रहा है इसलिए ये बेकार हो गया, और R बराबर M2 इंटू A नॉट हो जाएगा। यही प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, 3 ब्लॉक्स के लिए बनाया गया है यहाँ पे। तो 3 ब्लॉक्स को देख सकते हैं कि यहाँ पे रख करके दो डोरियों से ये आपस में कनेक्टेड है, कैपिटल F फोर्स लगा करके इसको खींचा जा रहा है। पहला सवाल कॉमन एक्सेलरेशन, कहेंगे नेट फोर्स अपॉन नेट मास। एक FBD बनाए, ये वाले फोर्सेस जानते हैं बेकार हो गए, इनका कोई डिस्कशन नहीं किया सकता। F माइनस T1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, T1 निकालना है तो F माइनस m1 A नॉट। इन फॉर्मूलों को आप रटने का कोशिश नहीं करेंगे, जो समझा रहा हूँ जो सिखा रहा हूँ उसको वैसे ही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से बी वाले का FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस चला गया, ये वेट हो गया, T1 लग गया, T2 लेफ्ट में लग गया। T1 का कॉज कौन है, कहेंगे T1 का कॉज है A, T2 का कॉज है C, और डबल एरो लग गया इधर को, तो इक्वेशन बनेगी नेट फोर्स T1 माइनस T2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। C का FBD बनाएंगे, M3G नीचे को ग्रेविटेशनल पुल, NC जो कि सरफेस ने लगाया, T2 राइट में लगा है जो जिसका जिम्मेदार B होगा, और T2 बराबर M3 इंटू A नॉट हो जाएगा। ये बातें सिखाई है मैंने, और यहाँ पे डबल एरो चूंकि इधर को लगा है इसलिए T2 बराबर M3 इंटू A नॉट है। इन बातों को ध्यान रखें। हम लोगों का जो है डे 4 का टॉपिक अभी जल्दी ही हम लोगों का ओवर हो जाएगा। इन बातों को खूब पीछे जा रहा करके बार बार रिवाइज जरूर करते हुए आगे बढ़ते रहें, ताकि खूब स्ट्रांग आपकी फाउंडेशन बने। और हम लोग सीखेंगे बच्चों जो है इक्विलिब्रियम के बारे में। ये पूरी फिजिक्स में छाया हुआ शब्द है। इलेक्ट्रो होगा, मैग्नेट होगा, मैकेनिक्स में तो है ही है, हर जगह पे ये शब्द रहता है। अगर ढंग सीख लेंगे तो ये आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि इसको कि बैलेंस टाइप का एक शब्द मान सकते हैं। इसको क्लासिफाई करने का एक तरीका हो गया कि इसकी पोजीशन के हिसाब से, एक पोजीशन स्टैटिक हो गई, एक पोजीशन डायनेमिक हो गई। स्टैटिक का मतलब बॉडी रुकी हुई है, बॉडी इज एट रेस्ट। डायनेमिक का मतलब हो गया बॉडी चल रही है, चलते हुए भी क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। दैट F इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन के हम लोग 3 फॉर्मेट जानते हैं। ये हमारे पास जो है पहले वाले लेक्चर में ही आ गया था, a बराबर dv अपॉन dt,
और इक्विलिब्रियम के लिए हम जानते हैं कि नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि dv बराबर 0, v बराबर कांस्टेंट। यहाँ पे गलती हो जाती है v को स्पीड मानने की, जो कि गलत हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब हो गया ना तो स्पीड बदले और ना ही डायरेक्शन बदले। आ जाए यहाँ पे हम टाइप ऑफ मोशन के बारे में। टाइप ऑफ मोशन से इक्विलिब्रियम कैसे कोरिलेट करते हैं। पूरी फिजिक्स में 3 तरीके के मोशन होते हैं। एक ट्रांसलेशन होता है, एक रोटेशनल होता है, एक वाइब्रेशनल होता है। वाइब्रेशनल मोशन की पूरी पढ़ाई SHM से शुरू होकर के वेव तक के जाती है। मैकेनिक्स में आप पढ़ाई सिर्फ कर सकते हैं ट्रांसलेशनल और रोटेशनल की। तो ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है नेट फोर्स का 0 होना। नेट फोर्स का 0 का मतलब हो गया कि सारे के सारे फोर्सेस का सम अलोंग एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस 0, जेड एक्सिस 0। रोटेशनल मोशन, क्योंकि हम जानते हैं मोशन इज कॉज्ड बाय फोर्स एंड रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन इज कॉज्ड बाय फोर्स व्हाइल रोटेशनल मोशन इज कॉज्ड बाय टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क होगा ही नहीं, तो कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसको फर्दर क्लासिफाई कर लें, सिग्मा टॉर्क एक्स, सिग्मा टॉर्क वाई, सिग्मा टॉर्क जेड, सब सेपरेटली 0 होंगे तो परफेक्ट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कहेंगे मान लीजिए सर ये 0 नहीं हुआ, ये दोनों 0 हो गए, तो कहा जाएगा तो एक्स वाई प्लेन में आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। फोर्स के आधार पर रख करके इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने की कला क्या है। यानी 3 तरीके से कहा जाता है इसको, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल का मतलब हो गया फोर्स हमने किसी बॉडी पे लगाया, बॉडी की अवस्था बदली, हमने फोर्स हटाया, बॉडी तुरंत वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गई, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। हमने फोर्स लगाया, वो फोर्स हटाया, बॉडी वापस आई तो नहीं है लेकिन आने की कोई संभावना है। अगर कोई भी संभावना बची हुई है, बनी हुई है, तो ये अनस्टेबल है। हमने फोर्स लगाया बॉडी के ऊपर, फोर्स हटा लिया और देख रहे हैं कि बॉडी ना तो वापस इक्विलिब्रियम में आ रही है और ना ही आने की कोई भी पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कीप इट इन माइंड बच्चों, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात कि पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम होती है और यहाँ पे अनस्टेबल में मैक्सिमम होती है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है। जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे रह जाती है। ये एक्चुअल में एक ही चीज़ है, फ्रिक्शन है। इसको हम आपको कल के टॉपिक में बताएंगे, और जो कि डे 5 होगा हमारा। और डे 5 मैंने आपसे कहा था सवालों के लिए भी रहेगा, तो स्टार्ट हम इसी से करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में बताते हुए। और फर्दर हमने कल जो सवाल लगाएंगे, सवाल के बारे में आपको इस वीडियो में कई बार बता भी चुके हैं। इन बातों का ध्यान रखेंगे। पहले आपके सामने सवाल आ जाएगा, उसको जो है आप वहीं पे वीडियो पॉज कर लीजिए, सवाल को लगाइए, देखिए कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना सही कितना गलत, क्योंकि अगले ही सीन में उसका सोल्यूशन आने वाला है। आप अपनी सारी योग्यताएं देख सकते हैं कि आप कितना अच्छा सीख रहे हैं, कितना अच्छा सीखा है और इससे आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है, कितना फ़ायदा नहीं मिल रहा। और बातों को ध्यान रखेंगे, जहाँ भी फंसे पिछले वीडियोज़ में जाकर के उनको जो है अपना एक बार रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी आपकी ही है। इनको खूब अच्छे से पढ़ते रहें, लाइक और शेयर जरूर करते रहें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ अपने आप नेचर करना शुरू कर देती है। हम अच्छे हैं, हम बेहतर हैं और बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे अगल बगल की सराउंडिंग हमको वैसा ही बनाने की कोशिश करती रहती है। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।